जय हिंद दोस्तों। दुनिया आज की डेट में डेंजरस टर्निंग पॉइंट पे खड़ी है। अमेरिका और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर जैसी राइवलरी है और मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी है। और अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप इकोनॉमिक और सिक्योरिटी प्रेशर में है आज की डेट में, और ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने के डर से बड़े बड़े देश परेशान हैं। लेकिन इसी बीच एक देश जो रैपिडली अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है वो है भारत। और दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री 5 कंट्रीज के डिप्लोमेटिक मिशन पर निकल पड़े और दुनिया इसे बहुत ध्यान से देख रही है। और दोस्तों, ये देश हैं यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। दोस्तों, सरफेस पर ये एक नॉर्मल फॉरेन विजिट लग सकती है, लेकिन बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि इस विजिट के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट छुपा हो सकता है। तो दोस्तों, क्या इंडिया फिर से ग्लोबल अलायंस को रीशेप कर रहा है? तो क्या यूरोप अब इंडिया को चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में देख रहा है? क्या मिडिल ईस्ट ओपनली इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टूर ऑफिशियली इंडिया के ग्लोबल पावर इरा की बिगिनिंग हो सकता है? आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे मोदी के इस मेगा टूर का हिडन जियोपॉलिटिकल मीनिंग और समझेंगे कैसे दुनिया का पावर बैलेंस धीरे धीरे चेंज हो रहा है। दोस्तों, मोदी जी का सबसे पहला स्टॉप है यूएई। एक वक्त था जब गल्फ पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा माना जाता था। अब यूएई ओपनली इंडिया के साथ $1 बिलियन की पार्टनरशिप कर रहा है और इसके पीछे सिर्फ बिजनेस नहीं है, स्ट्रेटेजी भी है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट अब सिर्फ ऑयल का रीजन नहीं रहा है, ये ग्लोबल ट्रेड रूट्स, फाइनेंशियल नेटवर्क और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का सेंटर भी बन चुका है। और इंडिया इस रीजन में अपनी प्रेजेंस एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। और सबसे बड़ा रीजन है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया दुनिया का सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्टर में से एक है, और अगर मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ता है। दोस्तों, इसलिए इंडिया रिलायबल गल्फ पार्टनर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। दोस्तों, दूसरा रीजन है कनेक्टिविटी। इंडिया IMEC कॉरिडोर यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को फ्यूचर ट्रेड रिवोल्यूशन के रूप में देख रहा है, और ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को चैलेंज कर सकता है। और दोस्तों, यूएई इस पूरे कॉरिडोर का पिलर है। और दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। यूएई को लगता है कि इंडिया एक स्टेबल और रिलायबल लॉन्ग टर्म पार्टनर है, इसलिए डिफेंस, AI, पोर्ट्स और फिनटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में यूएई रैपिडली इंडिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप नहीं है, ये एक इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस भी लग रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, आखिर यूरोप को इंडिया में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? आंसर सिंपल है, चाइना फैक्टर। दोस्तों, पिछले कई सालों तक यूरोप चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड पर हेविली डिपेंडेंट था, लेकिन कोविड क्राइसिस, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और सिक्योरिटी कंसर्न के बाद यूरोप को रियलाइज हुआ कि ओवर डिपेंडेंस डेंजरस हो सकती है। और दोस्तों, अब यूरोप एक्टिवली ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, और यहीं से इंडिया का इंपॉर्टेंस एक्सप्लोर होना शुरू हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड यूरोप का लॉजिस्टिक और सेमीकंडक्टर हब माना जाता है। आज दुनिया में जो चिप वार चल रही है उसमें सेमीकंडक्टर ऑयल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिलिट्री सिस्टम और स्मार्टफोन्स और सैटेलाइट सब कुछ एडवांस्ड चिप पर डिपेंड करता है। और दोस्तों, इंडिया चाहता है कि फ्यूचर सेमीकंडक्टर सिस्टम में उसका मेजर रोल हो। और नीदरलैंड के साथ स्ट्रॉन्गर टाइज का मतलब क्या है? नीदरलैंड के साथ स्ट्रॉन्गर टाई अप का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी में एक्सेस लेना, सप्लाई चेन में पार्टनरशिप बढ़ाना और यूरोप के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में डीपली एंट्री करना। तो यही पार्टनरशिप फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग रेस में इंडिया को एडवांटेज दे सकता है। दोस्तों, अब आते स्वीडन पर। स्वीडन देश छोटा जरूर है, लेकिन टेक्नोलॉजी और डिफेंस इनोवेशन में बहुत पावरफुल है। आज वारफेयर रैपिडली चेंज हो रहा है। ट्रेडिशनल टैंक और मिसाइल के साथ साथ अब AI सिस्टम, ड्रोन, साइबर वारफेयर और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी का इरा आ रहा है, और इंडिया भी इसी फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और स्वीडन इसी फील्ड में एक वैल्यूएबल पार्टनर बन सकता है। और दोस्तों, साथ ही स्वीडन ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल इंडस्ट्री में भी ग्लोबल लीडर है। इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए और क्लीन एनर्जी का ट्रांजिशन भी चाहिए।
इसीलिए स्वीडन का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। और दोस्तों इंडिया भी इसी फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अब आते हैं नॉर्वे पे। नॉर्वे दुनिया का रिचेस्ट और मोस्ट एनर्जी एडवांस कंट्री में से एक माना जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्वे ऑयल प्रोड्यूसर होने के बावजूद ग्रीन ट्रांजिशन में भी लीडर है। इंडिया फ्यूचर एनर्जी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और सोलर, हाइड्रोजन और ऑफशोर एनर्जी, दोस्तों ये सब सेक्टर आने वाले डेकेड्स में क्रिटिकल होने वाले हैं। और नॉर्वे के सोवरन वेल्थ फंड्स भी इंडिया को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। और अगर लार्ज स्केल नॉर्वेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल सेक्टर में मैसिव बूस्ट मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इटली की। पिछले कुछ सालों में इंडिया और इटली के रिलेशन काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। इटली मेडिटेरियन रीजन में एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है और मैरीटाइम ट्रेड, नेवल कोऑपरेशन और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर में इटली का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। और इंडिया इंडियन ओशन से मेडिटेरियन तक अपनी कनेक्टिविटी और इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करना चाहता है। दोस्तों ये पार्टनरशिप डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। दोस्तों अब आते हैं सबसे एक्सप्लोसिव एंगल पर। क्या मोदी जी का ये टूर इनडायरेक्टली चाइना को स्ट्रेटेजिक सिग्नल देता है? तो काफी एक्सपर्ट का मानना है बिल्कुल देता है। और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब कई कंट्रीज चाइनीज डेट मॉडल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लेकर कॉशियस हो चुकी है। और यूरोप स्पेशली अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहता है। और इसी सिचुएशन में इंडिया एक अल्टरनेटिव पावर सेंटर के रूप में भी इमर्ज हो रहा है। और इंडिया डेमोक्रेटिक है, मैसिव मार्केट है और यंग वर्क फोर्स है और पॉलिटिकली भी स्टेबल माना जाता है। और दोस्तों यही कॉम्बिनेशन यूरोप के लिए अट्रैक्टिव बन रहा है। इसलिए दोस्तों मोदी जी का यूरोप आउटरीच डिप्लोमेसी नहीं है, ग्लोबल पावर कंपटीशन का हिस्सा भी लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं साउथ एशिया एंगल से। पाकिस्तान ट्रेडिशनली गल्फ डिप्लोमेसी को अपनी स्ट्रेंथ मानता था, लेकिन आज गल्फ कंट्रीज इंडिया के क्लोजर होते जा रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी हर जगह इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और यूरोप भी इंडिया को साउथ एशिया का मेजर स्टेबलाइजिंग पावर मान रहा है। और ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक नैरेटिव को वीक कर सकता है, स्पेशली जब इंडिया की ग्लोबल इमेज इंप्रूव हो रही हो। दोस्तों एक वक्त था जब इंडिया को सिर्फ चीप लेबर मार्केट के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज दुनिया इंडिया को अलग नज़र से देख रही है। डिजिटल पेमेंट्स, स्पेस मिशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग पुश और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। तो इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर और स्ट्रेटेजिक पावर दोनों साइमल्टेनियसली एक्सपेंड कर रहा है। और दोस्तों मोदी की डिप्लोमेसी का मेन ऑब्जेक्टिव शायद यही है, इंडिया को रीजनल प्लेयर से ग्लोबल डिसीजन मेकर बनाना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों? सबसे इंटरेस्टिंग बात है इंडिया किसी एक ब्लॉक में फुली अलाइन नहीं हो रहा है। इंडिया अमेरिका के साथ भी रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखता है और रशिया के साथ भी और मिडिल ईस्ट के साथ भी और यूरोप के साथ भी। और ये ट्रेडिशनली फॉरेन पॉलिसी से काफ़ी डिफरेंट अप्रोच है। और इंडिया एक इंडिपेंडेंट बैलेंसिंग पावर बनना चाहता है। शायद इसी वजह से दुनिया इंडिया को सीरियसली लेने लगी है। तो दोस्तों अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे कि इस टूर से आम आदमी को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उत्तर है बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, फैक्ट्रीज लगेंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। और अगर इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब बनता है तो दोस्तों इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट पर पड़ेगा। और ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये इकोनॉमिक फ्यूचर का गेम भी है। दोस्तों मोदी जी का ये 5 कंट्री का विजिट एक सिंपल डिप्लोमेटिक विजिट से काफ़ी बड़ा लगता है। और ये एक सिग्नल हो सकता है कि इंडिया ग्लोबल स्टेज पर बिगर रोल प्ले करने के लिए तैयार है। और मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी अलायंस और चाइना बैलेंसिंग और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी, सब कुछ एक लार्जर डिप्लोमेटिक पजल के पार्ट में लगता है। और अगर ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होती है तो आने वाले 10 सालों में इंडिया दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंस पावर के रूप में काउंट हो सकता है। और अब सवाल आपके लिए, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया सच में ही एक फ्यूचर सुपर पावर बन सकता है या अभी बहुत बड़े चैलेंजेस आने बाकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।